हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट के शेयर कैपिटल चैप्टर को समझा रही हूं। अभी तक बहुत सारे इसके मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को डाउट में है, मतलब जो बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रही है। उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी डाउट मुझे लगा कि जिसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, जिस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, वो था फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, इसका मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, सब समझा चुकी हूँ कि क्या होता है फॉरफीचर और क्या होता है री इशू। लेकिन इन दोनों के साथ एक नाम और जुड़ा होता है। क्या नाम जुड़ा होता है? वो नाम होता है कैपिटल रिजर्व का। हम जानते ही हैं कि कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है। किसी भी कंपनी के खाते में, किसी भी कंपनी के अकाउंट में जब गेन हो जाता है तो वो उसे कैपिटल रिजर्व में रख लेता है, या कुछ पैसा वो कैपिटल रिजर्व में रखता है ताकि इन फ्यूचर उसको ज़रूरत होती है तो उसमें से यूज़ कर लेता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि कंपनी के अकाउंट में गेन हो जाना या कंपनी के पास कुछ पैसा चला जाना। अब पहली बात शुरू करते हैं कि फॉरफीचर की। फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब ये होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो हमें पता है या तो वो क्या करती है, शेयर होल्डर से एक बार में पैसा मांग लेती है। जैसे उसने कोई शेयर इशू किया और उसका प्राइस उसने रखा 10 रुपीज़, तो या तो वो शेयर होल्डर से बोलेगी कि मुझे 10 रुपीज़ पूरे दे दो, या तो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे कितने ही कॉल से कंपनी पैसा मांग लेती है। मैं यहाँ समझ लेती हूँ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा मांग लेती है, मांग रही है। कोई कंपनी है वो एप्लीकेशन पे पैसा मांग रही है, अलॉटमेंट पे पैसा मांग रही है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा मांग रही है। उसके शेयर का प्राइस है 10। अब हम ये समझ लेते हैं कि वो एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट पे कितने मांग रही है, 4 रुपये मांग रही है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 4 रुपये मांग रही है। जितने भी उसने शेयर इशू किए हैं उन सभी शेयर होल्डर से कह रही है कि पहले एप्लीकेशन पे तो जितने शेयर होल्डर हैं वो सभी पेमेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? तभी तो उन्हें आगे के लिए शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन पे सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते हैं, लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आती है या फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं एक शेयर होल्डर था मोहन, ठीक है? कौन था? मोहन। अब इसके पास कंपनी के कितने शेयर थे? इसके पास कंपनी के 200 शेयर थे। कितने शेयर थे? 200 शेयर थे। अब इसने क्या किया, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का तो अमाउंट दे दिया, अलॉटमेंट का भी इसने 4 रुपये के हिसाब से अमाउंट दे दिया। लेकिन जब इससे फाइनल कॉल मांगा गया तो इसने वो अमाउंट नहीं दिया। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। कंपनी ने बार बार इसको नोटिस दिया, कंपनी ने बार बार इससे कहा कि तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे पैसा दो, लेकिन इसने नहीं दिया। कंपनी ने आखिरी में ये डिसीजन लिया कि इसने जितना पैसा लिया था वो सारा पैसा हम क्या कर लेते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं। फॉरफीट को हिंदी में कहा जाता है जब्त कर लेना, ठीक है ना? किसी चीज़ को जब्त कर लेना। तो कंपनी क्या करती है, जो इसके पहले की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के जो 6 रुपये हैं इसको जब्त कर लेती है। तो जब्त करने के लिए कौन सी एंट्री होती है? ये फॉरफीचर की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? मैं आपको एंट्री भी करके बता देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब कॉल इन एरियर किसे कहा जाता है? कॉल इन एरियर कहा जाता है जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है उसे कॉल इन एरियर कहा जाता है। यदि आपके स्कूल में या कहीं पर आपने ऐसा पढ़ा है तो यहाँ पर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में ये लिखना बताया गया है तो आप ये लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। अब 200 कॉल का
पैसा उसने नहीं दिया, तो शेयर कितने थे, 200 थे। जो फॉरफीट की, ये फॉरफीट की एंट्री हो रही है ना 200 शेयर थे, उनका प्राइस कितना था, 10 था, 10 था उनका प्राइस। अब कितना पैसा नहीं दिया उसने, 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर में आ गया 4 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आ गया, 800 आ गया। अब कंपनी को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, और कंपनी ने जो उसने पहले पैसा दिया था 6 रुपये, 2 रुपये एप्लीकेशन का और 4 रुपये अलॉटमेंट का, वो सब क्या किया, जब्त कर लिया। तो यहाँ पर 200 × 6 आ जाएगा, और कितना अमाउंट आ जाएगा, बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ तो 2000 आएगा, यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये किस चीज़ की एंट्री है, ये एंट्री है फॉरफीट करने की। ठीक है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ये जो एंट्री है, ये एंट्री है फॉरफीट करने की। ठीक है, अब सेकंड एंट्री होती है इसके बाद, किस चीज़ की होती है, री इशू करने की। री इशू करने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेसिक यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं बात कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा कि शेयर का प्राइस कितना है, 10। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में बिल्कुल शराफत से 200 × 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ पर 2000 आ जाएगा। अब जो कंपनी ने शेयर री इशू किए हैं, क्या पूरे 10 पर कर दिए हैं, बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 8 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने पूरे के पूरे 200 शेयर, ये जो पूरे के पूरे 200 शेयर हैं वो 8 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिए, पूरे के पूरे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे के पूरे जितने फॉरफीट किए थे उतने पूरे उसने 200 शेयर 8 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिए। शेयर का प्राइस कितना था, 10 था, 10 था ना शेयर का प्राइस। री इशू करे उसने 8 पे, मतलब कम पे री इशू किए, तो क्या हुआ, ये डिस्काउंट दिया ना। किसको डिस्काउंट दिया, जिसको री इशू किए, क्योंकि 10 का प्राइस था, 8 पे उसने री इशू कर दिए, तो 2 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया। तो ये 2 रुपये कहाँ पर चले जाएंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, जिससे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। यदि आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब मैं यहाँ पर लिखूंगी जो 8 रुपीज़ प्राइस मेरे इशू किए हैं, ये 200 है, तो 200 × 8, तो यहाँ पर आ गया मेरा 1600। ठीक है, अब जो बचे हुए 400 रुपये हैं, 400 रुपये कैसे आए, 10 का शेयर था, 8 में करे तो 2 रुपये बचे, तो 200 × 2 = 400। तो ये जो बचे हुए 400 रुपये हैं वो मैं शेयर फॉर फीचर में डाल दूंगी। और ये क्या है, ये कंपनी के लिए डिस्काउंट है, कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू कर दिए। प्राइस था 10, इशू कर दिए 8, तो ये क्या हो गई, ये री इशू की एंट्री हो गई। ठीक है, अब री इशू की यही एंट्री नहीं होती है, एक और एंट्री होती है। ठीक है, अब वो जो एक और एंट्री होती है ना, उसे भी मैं यहाँ साइड में करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पे तो क्या था, डिस्काउंट पे री इशू किया था। अब यहाँ पे जो हम री इशू करेंगे वो हम करेंगे प्रीमियम पर। ठीक है, एक एंट्री ये हो गई। ठीक है, और यहाँ बीच में मैंने लिख दिया और। ठीक है, ये एंट्री भी हो सकती है। क्या एंट्री हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी क्या कर सकती है, 10 रुपये का शेयर का प्राइस है, पहले क्या किया, इस वाली कंडीशन में 8 रुपीज़ में उसने इशू कर दी। अब यदि कंपनी ये 10 रुपये शेयर के प्राइस को 12 रुपये पर इशू कर दे तो क्या होगा, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ये एंट्री इसके अलावा है, मतलब या तो डिस्काउंट है या सिक्योरिटी प्रीमियम है। यदि ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर मैं ऊपर क्या लिखूंगी, बैंक अकाउंट में मेरा आ जाएगा 12 × 200, मतलब 2400। टू शेयर कैपिटल प्राइस कितना था, 10, तो यहाँ पर 2000, एंड बचे हुए जो हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। कितने, 400। तो ये एंट्री भी हो सकती है, यदि कंपनी ने जो प्राइस है 10 का उसकी जगह 12 में री इशू कर दिए हैं, तो
कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। इसके अलावा एक और एंट्री हो सकती है। क्या एंट्री हो सकती है एक और? इसके अलावा ये एंट्री हो सकती है कि कंपनी जो 10 रुपये का शेयर है वो 10 में ही रीइशू कर दे। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर सेम चीज़ें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? 2000 ऊपर आ जाएगा, 2000 नीचे आ जाएगा। ना तो शेयर फॉरफीचर आएगा, ना सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो 3 कंडीशन बन रही है रीइशू करने की। क्लियर हो गया आपको? या तो वो ज़्यादा में रीइशू करेगी, या कम में रीइशू करेगी, या इक्वली रीइशू करेगी। ये 3 कंडीशन बन गई। ठीक है मैडम। अब मैडम मुझे ये बताइए, आप, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ये 2 एंट्री तो समझ में आती है, ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री का क्या मतलब है? आज ही एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में मैसेज आया है, उसी कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री का क्या मतलब है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री का क्या मतलब है? देखो, मैंने रीइशू करने की 3 एंट्री बताई हैं, ठीक है ना? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों में से कोई सी भी रीइशू की एंट्री हो सकती है। अब हम पहले नंबर 1 की बात करेंगे। यदि नंबर 1 की रीइशू की एंट्री होगी तो कैपिटल रिजर्व और जो एंट्री होती है, मैं एंट्री लिख देती हूँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 3rd एंट्री होती है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस एंट्री की क्या नीड है। अब देखो बच्चों, कंपनी बहुत तेज है, कंपनी के पास पैसा कितना है? कंपनी के पास तो सिर्फ 6 रुपये है। शेयर का प्राइस 10 है, पर कंपनी के पास क्या है? 6 रुपये है ना एप्लीकेशन के। उसके बाद तो उसने ये 4 तो उसने पेमेंट किया ही नहीं है। उसने फॉरफीट कितने किए हैं? 6 रुपये किए हैं। और उसने रीइशू कितने में कर दिया? पहली कंडीशन में 8 रुपये में। कितने में कर दिया? रीइशू 8 में। पहली कंडीशन में 8 रुपये में किया। फॉरफीट किए हैं 6 रुपये और रीइशू किया है 8 में। तो 2 रुपये क्या है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना। ये अभी तक तो रीइशू में 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये की प्राइस की बात हो रही है। ये थोड़ी बात हो रही है कि भैया आपने जो फॉरफीट किया है वो सिर्फ 6 रुपये किया है, आप जो रीइशू कर रहे हो वो तो आप 8 रुपये कर रहे हो, तो आप 2 रुपये गेन में रीइशू कर रहे हो ना, तो आपके पास 2 रुपये प्रॉफिट है। तो अब ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करके यहाँ लिखना होता है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया भी है। मैं इसे यहाँ क्लीन करके यहाँ वो फॉर्मूला लिखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आई होप आपको क्लियर हो ही गई होगी। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। क्या है वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व के लिए, ठीक है। क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट इनटू रीइशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर और माइनस, इसको पूरा ब्रैकेट में लिखते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, क्या आता है? डिस्काउंट। ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये गलत ब्रैकेट लग गया, ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल रिजर्व को निकालने का। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। इस बात को लेके आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि कब फॉर्मूला लगाएं कब नहीं लगाएं। तो देखिए बच्चों, इसमें भी 2 बातें ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं क्या उतने ही शेयर रीइशू कर रहे हैं। कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में कि 200 शेयर फॉरफिट किए, 100 शेयर रीइशू किए, 100 किए ही नहीं, लिखा होता है ना। या 50% लिखा होता है, या 120 लिखा होता है। कई बार ये चीज़ें लिखी होती है। जब रीइशू ऑफ शेयर और फॉरफिटेड शेयर में डिफरेंस होता है तब ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। यदि डिफरेंस नहीं भी है तो भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। पर ऊपर क्या आता है? री इशू ऑफ शेयर, नीचे आता है फॉरफिटेड शेयर। यदि री इशू ऑफ शेयर 200 है
और नीचे फॉरफिटेड शेयर भी 200 हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है 200 ही फॉरफिटेड शेयर हैं, 200 ही री इशू शेयर हैं। तो यहाँ पर 200 से 200 कट जाता है, तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए हर क्वेश्चन में लगा दिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है फॉरफिटेड अमाउंट में, तो ये जो अमाउंट होता है 1200, ये अमाउंट यहाँ पर आता है, और कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है 400 वो यहाँ पर आता है। तो मेन यहाँ पर जो इसके बाद आंसर आता है कितना आएगा 800, वो यहाँ पर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से फॉरफिट किए थे और 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिए, जो कंपनी के लिए गेन है। पर कंपनी के कैपिटल रिजर्व वाले गेन को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये पहली कंडीशन के लिए फॉर्मूला हो गया। दूसरी कंडीशन जैसे ये दी है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जब दिया होता है तो ये जो डिस्काउंट है यहाँ पर इसको नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्काउंट है ही नहीं, यहाँ पे तो शेयर फॉरफीचर ये डिस्काउंट ही कहलाया था ना हमारा, ये डिस्काउंट था, पर यहाँ तो डिस्काउंट है ही नहीं, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट नहीं लगाते, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। यदि री इशू ऑफ शेयर और फॉरफिटेड शेयर सेम है, तो जैसा इस पहले किया था 200 में से 200 काट दिया था, वैसे ही यहाँ पर काट देंगे, फॉरफिटेड अमाउंट 1200 लिख देंगे। यदि ये दोनों सेम है तो पूरा का पूरा ये 1200 कहाँ पर आ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। लेकिन यदि री इशू ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर अलग अलग हैं, सपोज ये ऊपर 100 हैं और यहाँ 200 है, तो आप पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये दूसरी कंडीशन बन गई। अब तीसरी कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन तो बहुत ही ईजी है। तीसरी कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, ना शेयर फॉरफीचर दिया है। जितना ये अमाउंट लिखा है 1200, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? 3 तरीकों से जब शेयर री इशू किए जाते हैं और उनके जो प्राइस है उसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे प्रीमियम का हुआ, डिस्काउंट का हुआ या सेम हुआ, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, बट आप उसे नोट कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ कब करना है और कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। और कैपिटल रिजर्व की बात भी मैंने समझा दी है आपको कि कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। इसलिए क्योंकि वो कंपनी के गेन को शो करता है कि कंपनी को कितना गेन हुआ है। जैसे जितना फॉरफिट कर लिया, कभी कभी पूरा ही फॉरफिटेड अमाउंट गेन में आ जाता है। तो आज इस वीडियो को स्पेशली मैंने कैपिटल रिजर्व के बारे में समझाने के लिए ही बनाया है। पूरा वीडियो अच्छे से समझिए। यदि फॉरफीचर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और थोड़े से डाउट हैं, तब तो आप ये वीडियो देख ही लीजिए। यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तब भी आप देख सकते हैं, और यदि पूरा कर लिया है फॉरफीचर वाला तो भी कुछ समझ में नहीं आया है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें इन फॉरफीचर और री इशू के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आ रही है।